हेलो विद्यार्थियों, रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका फिर से स्वागत है। इससे पहले अपन ने एक क्लास ली थी वर्ण विचार से संबंधित, और वर्ण विचार की उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पढ़ेंगे वो है व्यंजन। देखो, स्वर हमने पढ़े थे इससे पहले। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो वर्ण विचार था, और वर्ण विचार दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। एक तो होते हैं स्वर और एक व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं ना। तो स्वरों पर हम डिस्कशन उस दिन कर चुके थे। इससे पिछली क्लास में हम स्वरों के बारे में डिस्कशन जो है वो हमारा कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो किस पे होगा? व्यंजन पर। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में किन किन को व्यंजनों की संख्या दी गई है, इन सभी विषयों पर आज हम जो है वो चर्चा करेंगे। और उसी श्रृंखला में हमने उस दिन इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने वर्ण विचार जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, और उसमें हम वर्गीकरण तक पहुंच चुके थे। उसके बाद उस वीडियो के जस्ट बाद की जो क्लास है वो आज स्टार्ट की जा रही है। देखो, हमने उस दिन वर्गीकरण किया था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, और हमने उसमें 8 प्रकार के सूत्र बताए थे आपको। और उन 8 प्रकार के सूत्रों को याद करने पर आपको 11 ही स्वर, 33 ही व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग सभी के जो उच्चारण स्थान है वो कंप्लीट याद हो जाएंगे ना। उसके बाद जो एक और वर्गीकरण होता है व्यंजनों का, होता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर वर्ण। प्रयत्न के आधार पर वर्ण। और प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं? तो देखें विद्यार्थी, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो, स्पर्श व्यंजन में इससे पहले भी बता चुका हूं आपको कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श होते हैं। कहां से लेकर कहां तक? देखो, का से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। का वर्ग पूरा, का ख ग घ अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब ब म। यानी कि पांचों ही वर्गों के सभी वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। इसके बाद संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण। और संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं? संघर्षी वर्ण होते हैं हमारे श, श, स और ह। ये होते हैं विद्यार्थियों हमारे संघर्षी वर्ण। इसके बाद आते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी और स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च वर्ग, च, छ, ज, झ और ये होते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी वर्ण। इसके बाद आते हैं अर्ध स्वर वर्ण। अर्ध स्वर। अब अर्ध स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा य और एक होता है व। ये कहलाते हैं हमारे अर्ध स्वर वर्ण। जब इनका उच्चारण करते हैं तो अंत में, चाहे आप इनके हलंत लगाकर इनको अर्ध करके भी इनका उच्चारण करेंगे तब भी इनके पीछे जो है वो आ की ध्वनि आती है, इसलिए इनको अर्ध स्वर वर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण। और पार्श्विक वर्ण एक ही होता है, कौन सा? ल। ये होता है हमारा पार्श्विक वर्ण। कौन सा होता है? ल, पार्श्विक वर्ण। इसके बाद आता है लुंठित। इसी का एक नाम है प्रकंपित, और इसी का एक नाम है कंपन जात। कंपन जात। और ये कौन सा वर्ण होता है? र। ठीक है।
तो देखिए आप यहाँ तक स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, का से लेकर म तक, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि म तक लेकर का से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी कुल संख्या 25 है, पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श होते हैं। संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, श, श, स और ह, ये कहलाते हैं हमारे संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, च, छ, ज, ज, य। च वर्ग के पांचों वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। अर्ध स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, य और व जो है हमारे अर्ध स्वर वर्ण कहलाते हैं। और पार्श्विक वर्ण एक ही होता है, कौन सा, ल। ल जो होता है ये हमारा पार्श्विक वर्ण कहलाता है। और लुंठित, प्रकंपित और कंपन जात जो है वो र वर्ण कहलाता है। र तीनों एक ही के नाम है र के। लुंठित भी र को कहते हैं, प्रकंपित भी और कंपन जात भी जो है वो र को कहते हैं। इसके बाद आगे का वर्गीकरण देखिए अपन। एक होता है उक्षिप्त। उक्षिप्त इसी को बोलते हैं ताड़न जात, ताड़न जात। और इसी को बोला जाता है द्विगुणी। और ये होते हैं हमारे ड और ड, ये कहलाते हैं हमारे उक्षिप्त वर्ण, ताड़न जात और द्विगुणी वर्ण। किसको बोलते हैं, ड और ड। जो वर्णमाला में ड आते हैं उनके नीचे बिंदी नहीं आती है, और जो द्विगुणी है, अतिरिक्त है, उक्षिप्त है, ताड़न जात है, उनके नीचे बिंदी आती है। इसके बाद एक होते हैं वर्ष्य व्यंजन। वर्ष्य व्यंजन, और वर्ष्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो न, ल, र, स और ज, ये कहलाते हैं हमारे वर्ष्य व्यंजन। कौन से वर्ण होते हैं ये, वर्ष्य व्यंजन। इसके बाद नासिक्य या अनुनासिक। नासिक्य या अनुनासिक। और नासिक या अनुनासिक का वर्ण जो होते हैं वो पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण होते हैं, जैसे क का ये, ण, न और म, पांचों वर्गों के पंचम वर्ण जो होते हैं वो नासिक या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और इनके स्थान पर जो है हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इनके स्थान पर जो है वो अनुस्वार का जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्गीकरण है ये किसके आधार पे है, प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न में भी कौन सा, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ये वर्गीकरण है। और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने फर्स्ट किया स्पर्श व्यंजन। पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श होते हैं, का से लेकर म तक के जो वर्ण है वो स्पर्श कहलाते हैं। उसके बाद संघर्षी, जो उष्म वर्ण होते हैं उन्हीं को संघर्षी वर्ण कहते हैं, श, श, स और ह। उसके बाद स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी जो है वो च वर्ग कहलाता है। च वर्ग के पांचों वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्धस्वर वर्ण, और अर्धस्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, य और व। फिर आता है पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण एक ही होता है, कौन सा, ल। ठीक है, उसके बाद लुंठित, प्रकंपित और कंपनजात भी एक ही वर्ण होता है, कौन सा, र। फिर आता है उक्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुणी कौन कौन से होते हैं, ड और ड, बिंदी वाले, है ना। और वर्ष्य व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ष्य का जो मतलब है वो होता है मसूड़े। वर्ष्य का क्या मतलब होता है, मसूड़े, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है वो वर्ष्य यानी कि मसूड़ों को टच करती है, वो कहलाते हैं हमारे वर्ष्य व्यंजन। और वर्ष्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पांच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पांच होते हैं, न, ल, र, स और ज, ये कहलाते हैं हमारे वर्ष्य व्यंजन। उसके बाद आता है नासिक्य, अनुनासिक। नासिक्य वर्ण या अनुनासिक वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें कहीं ना कहीं नासिका की सहायता लेनी पड़ती है, या फिर नासिका से उच्चरित वर्ण जो होते हैं वो नासिके या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, पांच वर्ण होते हैं, देखिए आप इधर, अंग, ञ, ण, न और म। ये पांच वर्ण जो है वो नासिके या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं।
तो ये जो वर्गीकरण है किसके आधार पर है? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। इसके बाद एक वर्गीकरण आता है व्यंजनों में बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया था, एक तो प्राणवायु के आधार पर और एक स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। तो पहले हम जो है वो करेंगे प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर वर्ण, और प्राणवायु के आधार पर जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, और एक होते हैं महाप्राण वर्ण। अल्प प्राणवर्ण और महाप्राणवर्ण, ये दो प्रकार के। अल्प प्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राणवर्ण कहते हैं, और वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राणवर्ण कहते हैं। अब अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखो, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो कहलाता है हमारा अल्प प्राण वर्ण। प्लस य, र, ल और व, यानी कि अंतस्थ जो वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण भी जो है वो हमारे कौन से कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण। कौन से कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण। इसके बाद जितने भी स्वर होते हैं, यानी कि सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो भी हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। यानी कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। वर्ग जानते हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों के जो पहले वर्ण है वो, जो तीसरे वर्ण है वो, और जो पांचवे वर्ण है वो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण वर्ण। प्लस अंतस्थ वर्ण जो होते हैं, य, र, ल, व, अंतस्थ वर्ण भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण। प्लस सभी स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। तो 11 ही स्वर जो है वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप काउंट कर सकते हो। 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग के हमें 3 वर्ण लेने हैं, तो 5 वर्ग के कितने हो गए? 25 वर्ण। प्लस 4 कितने हो गए? 29, और 11 कितने हो गए? 30। यानी अगर अल्प प्राणों की संख्या पूछी जाए कि अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं टोटल, तो अल्प प्राण वर्ण जो है वो कितने होते हैं टोटल? 30 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण, यानी कि 5 वर्ग के 25 वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण 29 और 11 स्वर यानी कि 30, सॉरी 19, 15 होंगे, 5 या 15, सॉरी। प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण यानी 5 वर्ग के 15 वर्ण हो गए, और 4 कितने हो गए? 19 और 11 30 हो गए, है ना। अब महाप्राण, अब देखो आप, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? महाप्राण। प्लस जो हमारे ऊष्म वर्ण है, श, श, स और ह, ये कहलाते हैं हमारे महाप्राण वर्ण। देखो आप, अल्प प्राण समझ में आ गया। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्लस ऊष्म वर्ण चारों ही महाप्राण होते हैं। अगर महाप्राणों की कुल संख्या पूछी जाए तो प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण ले रहे हैं, तो 5 वर्ग के 10 वर्ण और 4 कितने हो गए? 14। यानी कि जो महाप्राणों की कुल संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 14 वर्ण।
महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 14 वर्ण हो गए, है ना। तो ये है अल्प प्राण और महाप्राण। किसके आधार पर वर्गीकरण है? प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनमें कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है, महाप्राण जिनमें अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और सभी स्वर जो है वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण वर्ण है जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और चारों उष्म वर्ण जो है हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो वर्गीकरण आता है वो है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए इधर, एक तो होते हैं हमारे अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, और एक होते हैं घोष वर्ण। अघोष वर्ण और घोष वर्ण दो होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो है वो वर्ण दो होते हैं, अघोष वर्ण और घोष वर्ण, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। अब देखें आप, अघोष वर्ण क्या परिभाषा होगी और घोष वर्णों की क्या परिभाषा होगी। तो देखो, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, और जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। अब बात आती है अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों, अघोष वर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण प्लस तीनों श और श, ये होते हैं हमारे अघोष वर्ण। कौन कौन से होते हैं अघोष वर्ण? देखो आप, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके बाद तीनों श, तीनों श, ये जो हमारे अघोष वर्ण। अगर अघोष वर्णों की कुल संख्या पूछी जाए कि कुल अघोष वर्ण कितने होते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ग के दो वर्ण लेने। कितने? प्रत्येक वर्ग के दो, तो 5 वर्ग के कितने हो गए? 10, और 3 कितने हो गए? 13। अगर अघोष वर्णों की कुल संख्या की बात की जाए तो 13 वर्ण होते हैं। अघोष कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो है, पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? अघोष। और तीनों ही श। उष्म वर्णों में से सिर्फ ह को छोड़कर बाकी 3 श जो बचे हैं वो हमारे कहलाते हैं अघोष वर्ण। ठीक है। और कुल संख्या की अगर बात की जाए कि अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अघोष वर्णों की जो है कुल संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। अब बात आती है घोष वर्णों की कि घोष वर्ण किसे कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, घोष वर्णों को सघोष वर्ण भी कहते हैं, घोष वर्णों को सघोष वर्ण भी कहते हैं। और घोष वर्ण होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। इसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये जो है य, र, ल, व, ह, ये भी हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्णों को सघोष वर्ण भी कह सकते हैं। और लास्ट है सभी स्वर। सभी स्वर घोष होते हैं। ध्यान रखना, सभी स्वर जो है वो भी घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं।
और अगर घोष वर्णों की कुल संख्या की अगर बात की जाए कि घोष वर्ण कितने होते हैं टोटल, तो देखो घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के कितने वर्ण ले रहे हैं हम, प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण हमारे पास काम आ रहे हैं, तो 5 वर्गों के 3 करेंगे तो 15 और 5 ये कितने हो गए 20 और 11 31। अगर घोष वर्णों की टोटल संख्या की बात की जाए तो फिर 31 वर्ण होंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया हमने। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो हमारे वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं, अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अघोष वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है 13, घोष वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है 31। अब 13 कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण यानी कि 10 और 3 जो है हमारे ऊष्म वर्ण श और ह, ये कहलाते हैं हमारे अघोष वर्ण। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं सॉरी, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखो आप 31 होते हैं और 31 कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा यानी कि 15 और 5 य र ल व और ह और 11 स्वर यानी टोटल 31 जो है वो हमारे घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्णों में देखें आप, एक चीज आती है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण, और अयोगवाह वर्ण की अगर परिभाषा की बात की जाए तो अयोगवाह वर्ण वे होते हैं जिनकी गणना न तो व्यंजनों में होती है न स्वरों में होती है। और अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अंग और एक होता है आह। अंग और आह, ये जो 2 वर्ण है ये कहलाते हैं हमारे अयोगवाह वर्ण। एक होते हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्णों की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे वर्ण, सुनना ध्यान से, वे वर्ण जिनका निर्माण 2 अलग अलग व्यंजनों से होता है, वे वर्ण जो 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। 2 असमान व्यंजनों से मिलकर अगर कोई वर्ण बनता है तो वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। हिंदी में 4 संयुक्त वर्ण माने गए हैं, कौन कौन से, तो श, एक त्र, एक ज्ञ और एक श्र। अब प्रश्न बहुत सी बार ये पूछा जाता है कि ये किस किस से मिलकर बने हैं, तो देखें आप, श जो होता है श किस किस से मिलकर बना है, क और श से, क और श से। त्र जो है, त्र किस किस से मिलकर बना है, त और र से। ज्ञ, ज्ञ किस किस से मिलकर बना है, ज और य से। और श्र जो है ये किस किस से मिलकर बना है, श और र से। ठीक है, तो ये चारों संयुक्त वर्ण आ गए। चारों संयुक्त वर्ण जो है ये किस किस से मिलकर बने हैं, देखो श जो है ये क और श से मिलकर बनता है, त्र जो त और र से मिलकर बनता है, ज्ञ इसमें दिक्कत आती है ना, बहुत सारे इसको ग और य से मिलकर बना देते हैं, जबकि इसका जो शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण इसका किया जाता है ज। जैसे यज्ञ, यज्ञ नहीं होता है यज्ञ, यज्ञमान नहीं होता है यजमान होता है ना। श्र किस किस से मिलकर बना है, श्र जो है वो श और र से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद एक होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, अब देखो विद्यार्थियों, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वो होते हैं यदि कोई व्यंजन क्रमशः 2 बार आ रहा है, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यदि कोई व्यंजन क्रमशः 2 बार आता है किसी भी शब्द में, यदि एक ही व्यंजन
क्रमशः का मतलब होता है क्रम से अगर 2 बार आ रहा है तो फिर वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे एक ही व्यंजन 2 बार आना चाहिए। अगर अलग अलग 2 व्यंजन आ रहे हैं तो फिर वो द्वित्व व्यंजन नहीं कहलाएगा। एक ही व्यंजन की आवर्ती हुई है, एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आया है तो फिर वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अगर अलग अलग व्यंजन आ रहे हैं तो फिर वो द्वित्व नहीं कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, दिल्ली। अब यहां देखें आपकी ल जो है ये एक ही व्यंजन की आवर्ती हुई है, यानी एक ही व्यंजन जो है वो 2 बार आया है। अगर एक ही व्यंजन लगातार 2 बार इस तरीके से आए तो फिर वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। लेकिन अगर अलग अलग व्यंजन आए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे वोल्गा, अब यहां भी 2 व्यंजन आ रहे हैं लेकिन यहां अलग अलग 2 व्यंजन आ रहे हैं। एक ही व्यंजन 2 बार नहीं आ रहा है, 2 अलग अलग व्यंजन आ रहे हैं तो फिर इसको हम द्वित्व व्यंजन नहीं कहेंगे। द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे? दिल्ली, जैसे कि सज्जन, तट्टिका, उड्डयन। अब इसमें देखो आप, यहां ज 2 बार आ रहा है, यहां ट 2 बार आ रहा है, यहां ड 2 बार आ रहा है, तो यहां जो है वो एक ही व्यंजन की जो है वो आवर्ती हो रही है। एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आ रहा है, तो जहां अगर एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आएगा तो फिर वो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये द्वित्व है, ये द्वित्व है, ये द्वित्व है, ये द्वित्व है, लेकिन ये द्वित्व नहीं है ना। अगर अलग अलग व्यंजन आते हैं तो फिर वो द्वित्व नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर एक ही व्यंजन 2 बार आ रहा है तो फिर वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसके बाद जो लास्ट वर्णों के अंदर चीज आती है वो है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां। अब देखिए विद्यार्थी, आगत ध्वनियां जो है वो किसे कहते हैं? आपको पता चल रहा होगा नाम से। आगत यानी कि क्या होती है? आई हुई। आगत का मतलब क्या होता है? आई हुई, यानी बाहर से आई हुई ध्वनियां। वे ध्वनियां जो मूलतः विदेशी भाषाओं की हैं, वे ध्वनियां जो मूलतः यानी जिनका मूल तो क्या है? विदेशी भाषाओं का है, लेकिन आज हिंदी में प्रयुक्त होने लगी, उन्हें जो है आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे एक ध्वनि है अंग्रेजी, एक अंग्रेजी ध्वनि है, कौन सी? आ। ये विदेशी भाषा की है, लेकिन आज हिंदी में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होता है। जैसे आपने शब्द देखे होंगे ऑफिस, कॉलेज, कॉपी, नॉलेज। तो ये जो शब्द हैं ये विदेशी भाषाओं के शब्द है सारे। देखो आप, ऑफिस अंग्रेजी का है, कॉलेज अंग्रेजी का है, कॉपी अंग्रेजी, नॉलेज अंग्रेजी, है ना। तो ये जो ध्वनि है ये विदेशी भाषा की है और विदेशी भाषा से हिंदी ने अपना ली और आज हिंदी में इसका प्रचलन है। इसके बाद कुछ अरबी फारसी ध्वनियां भी है, कुछ अरबी और फारसी ध्वनियां भी है जो आज हिंदी में प्रचलन में है। और अरबी फारसी कौन कौन सी है? देखो आप, 5 वर्ण है जो अरबी फारसी है, क, ख, ग, ज और फ। ये 5 वर्ण जो है ये अरबी फारसी, लेकिन कब? जब इनके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं। ये नुक्ते वाले जो वर्ण है, ये जो नीचे बिंदी लगती है इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो ये नुक्ते वाले जो वर्ण हुए हैं ये उर्दू के लफ्ज हैं। क्या ये उर्दू के वर्ण है और अरबी फारसी से आए हुए हैं, इसलिए इनको भी आगत ध्वनियां कहते हैं। आज इनका प्रयोग हिंदी में होता है, जैसे हम कहर लिखते हैं तो कहर ऐसे लिखेंगे, खजाना, गजल, जहर, फजल। तो ये जो वर्ण है
ये हमारे नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं और इनको हम आगत ध्वनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां मतलब बाहर से आई हुई ध्वनियां। वे ध्वनियां जो मूलतः विदेशी भाषाओं की है लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होने लगी। वे ध्वनियां जिनका मूल जो है वो विदेशी भाषाओं का है लेकिन आज इनका हिंदी में प्रयोग होने लगा, तो इन्हें हम आगत ध्वनियां कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो वर्ण विचार वाला टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद जो हम नया टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार। तो आई होप विद्यार्थियों आपको वर्ण विचार वाला टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद ऐसे ही हम अगले टॉपिक के वीडियो जो है वो आपको ऐप पे प्लस यूट्यूब पे अवेलेबल करवाते रहेंगे। धन्यवाद।